हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आपके लिए मैं लेके आया हूँ सी प्लस प्लस का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स, जिसमें हम लोग जानेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में और कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे इसके सिंटैक्स, फिर उसके बाद जानेंगे इसके स्कोप, और फिर इसी तरह हम आगे आगे करते जाएंगे। इसमें आता जाएगा डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि एक किस टाइप की सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है। तो जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती है वो एक मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है, जो कि एक हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। अब ये पहली बात तो हमें मिडिल लेवल लैंग्वेज निकालने के लिए पहले जानना होगा कि हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है। तो अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि एक होता है जो हमें विजुअलाइज हो रहा होता है, कि हम लोग जो देख रहे होते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, और एक चीज होती है जो एक मशीन परफॉर्म कर रही होती है। तो दोनों ही अलग अलग चीज होती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जो हम लोग इजिली अंडरस्टैंड कर पाए। मतलब जैसे हम लोग इसमें कैरेक्टर देख रहे हैं, जैसे सी प्लस प्लस लिखा है, तो ये हो सकता है मशीन के अकॉर्डिंग कुछ बाइनरी कोड्स में कुछ और होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, 0011 हो गया हो, तो ये हमारी मशीन लेवल लैंग्वेज होती है। और जो हम लोग ये इसमें स्क्रीन में देख रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है, इजिली अंडरस्टैंड हो रहा है, तो वो हमारा जो है वो हमारा हाई लेवल में आ जाता है। तो जो इजिली हमारा जो इजिली हम अंडरस्टैंड कर पाए, वो हमारे हाई लेवल लैंग्वेज है। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन लेवल लैंग्वेज होती है, वो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, वो सिर्फ मशीन समझ पाती है। ये प्रोग्राम फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, जो होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज होती है, क्योंकि मशीन के द्वारा इजिली अंडरस्टूड की जा सकती है। अब मशीन एक हार्डवेयर होता है। अब हार्डवेयर तो जरूरी नहीं है कि जो हम लोग बोले वही समझ में आए, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं और वो हार्डवेयर है, तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। तो इसलिए अब जो हाई लेवल लैंग्वेज, अब हमें पता है कि ए प्लस बी लिखा हुआ है, तो अब हम लोगों को अगर यहाँ पे ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए प्लस बी, अगर हम लोगों को आगे इसके इसकी जगह हम लोगों को ए माइनस बी लिखना था जैसे, तो हम लोगों को पता है कि माइनस की जगह प्लस लिख लेना होगा। तो जब माइनस की जगह प्लस लिखना होगा, तो इसको क्या करेंगे, प्लस की जगह सॉरी माइनस लिखना होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, डीबग कहेंगे। डीबग मतलब डीबगिंग, हमारा एरर डिटेक्ट करके उसे हटा देंगे, ताकि हमारा जो आउटपुट है, जो डिजायर्ड आउटपुट होता है, वो हमारा सही आ जाए। तो वो सही हो जाएगा। इसमें क्या होगा, आउटपुट गलत आएगा। इसमें क्या है, हमें जबकि ए माइनस बी चाहिए था, तो इसको डिबग कर सकते हैं सिंपली। लेकिन जो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है, उसमें इतनी डिबगिंग ईजी नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि मशीन लेवल पे जो कोड होता है, क्योंकि मैंने बताया मशीन सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, 0 और 1 की स्ट्रिंग जो होती है, यानी जो इसका कॉम्बिनेशन होता है कि कितने भी जीरोज हो सकते हैं, कितने भी वंस हो सकते हैं, डॉट डॉट, तो ये इस तरह होता है। तो ये हमारा इजिली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, कि हमें नहीं पता है कि किस स्ट्रिंग में किस बीच में हमारा माइनस का सिंबल बना होगा, तो ये हमारा डिफिकल्ट टू डिबग होगा। तो अब इसके बाद क्या है कि ये मेंटेनेंस इजी हो जाता है हाई लेवल लैंग्वेज का, और जो लो लेवल लैंग्वेज का मेंटेनेंस इजी नहीं होता है। अब हमें यहाँ पे एक जगह, अब यहाँ पे हमने सिर्फ ए प्लस बी का या ए माइनस बी का ऑपरेशन परफॉर्म किया। अब हमें आगे जाके परफॉर्म करना है, प्रिंट का भी परफॉर्म करना है, और फिर प्रिंट से पहले भी हमें कुछ परफॉर्म करना है। तो हम लोग इसको मेंटेन कर सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, इधर से उधर ट्रांसफर कर सकते हैं, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। लेकिन लो लेवल लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम होता है, कि लो लेवल लैंग्वेज को हम लोग ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं इजीली, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है ये, ठीक है। तो अब क्या होगा, सी प्लस प्लस क्या हो जाता है कि इसमें हमारे इजिली अंडरस्टैंडिंग वाले जो हमारे सिंबल्स होते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं निमोनिक्स। क्या कहते हैं, निमोनिक्स। तो निमोनिक्स क्या होता है, जो सिंपली एक होता है कि सिंबल्स होते हैं। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, जैसे हमें कोई कमांड है, उसे हमें डिस्प्ले कराना है, तो अब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, जैसे लिख लेंगे कि एक सिंपली एक कर लेते हैं कि प्रिंट कमांड यूज हो गया। तो प्रिंट क्या होगा, कि प्रिंट हमारा जो है वो हमें इसको प्रिंट करा देगा, जो भी हम इसके अंदर वैल्यूज देंगे या जो भी हमें प्रिंट कराना होगा। लेकिन जो हमारा आएगा, जो हाई लेवल, जो हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस है, वहाँ पे प्रिंट का इजिली इस तरह का कमांड नहीं होगा। प्रिंट के लिए हमें कुछ और फंक्शंस यूज करने पड़ सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पे इसमें, कि ये मेंटेनेंस इसका इजियर, इसकी जो मेंटेनेंस है सिंपल होता है हाई लेवल लैंग्वेज का, और जो लो लेवल लैंग्वेज होता है उसका मेंटेनेंस कॉम्प्लेक्स होता है। ओके। अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जानने से पहले एक चीज और जान लेते हैं, इसको कहते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब एक होता है ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक होता है प्रोसीजर होता है, ठीक है।
तो ये प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या होता है? प्रोसीजर होता है कि जब हमारा हमारा जो सिर्फ फंक्शंस के थ्रू काम हो रहा होता है, एक सिंपल, सबसे सिंपल बेसिक चीज जब जान कि सिर्फ फंक्शंस हमारे कॉल हो रहे हो, वहां पे हमें उसका ऑब्जेक्ट एक एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं प्रोसीजर में, लेकिन ऑब्जेक्ट जब बनाना होता है तो इसके लिए हम एक क्लास डिफाइन करते हैं, यानी एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है, उसमें से एक ऑब्जेक्ट चूज करते हैं और उस ऑब्जेक्ट से हम लोग उसके डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं, उसके क्या करते हैं, डेटा को मॉडिफाई कर देते हैं। लेकिन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, हम लोग सिंपली बस जस्ट फंक्शंस का यूज करते रहते हैं, उसमें जो प्रोसीजर्स है, उनमें जो मेथड्स हैं, तो उनको हम लोग यूज करके हम जो डेटा को है वो हम लोग उसको मॉडिफाई या मैनिपुलेट कर सकते हैं। समझ गए? तो हमारा इतना, सिर्फ सिंपली इतना जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट एंड क्लास जब आ जाएगा तो वो हमारा ओप्स का कॉन्सेप्ट आता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसको कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब ऑब्जेक्ट पे ओरिएंट रहता है, और जब ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी क्लास होगी। क्लास मतलब कैसे, आपको क्लास का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे क्लास ऑफ स्टूडेंट है, क्लास ऑफ स्टूडेंट की बात हम लोग करते हैं, ठीक है? तो जो क्लास ऑफ स्टूडेंट आएगा उसमें हम लोग को क्या करना होगा कि जब क्लास है, अब इसमें हमें स्टूडेंट जो होंगे वो हमारे सारे सिमिलर टाइप्स के होंगे। जैसे उनके दो पैर हैं, दो हाथ हैं, दो हैंड्स हैं, और उनके दो लेग्स हैं। सॉरी, लेग्स एंड पैर्स एक ही बात हो गई। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो हम लोग इसको लेग्स यानी पैर, ठीक है? तो और एक फेस होगा, ये सबका सबके सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। उनकी उनकी जो डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक होगी, यानी उनका जो बिहेवियर होगा वो अलग होगा। तो उसी बिहेवियर को हम लोग ऑब्जेक्ट कह देते हैं, और जो क्लास होता है वो मतलब एक जो कॉमन चीज होती है, अब उनको एक जगह पे बाइंड कर दिया। उनका एक कॉमन, सबसे बड़ा कॉमन फीचर क्या होता है, स्टडी। एक उसी में टीचर भी आ जाता है, वो भी एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये होता है प्रोसीजर और ऑब्जेक्ट में। अब क्या है, अगर सिर्फ हम लोग एक स्टूडेंट, जैसे हमारा स्टूडेंट है वो एक सड़क पे जा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि वो सिर्फ एक, वहां पे एक लड़का है, उसकी कोई फीचर मिल नहीं रहे, उसमें तरह तरह के अलग अलग चीजें हैं, तो वो वहां पे आ जाएगा कि वो सिर्फ एक एक इंसान है, बस उसको एक एज अ इंसान देखा जाएगा, तो वो प्रोसीजर में आ जाता है। ठीक है? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ पिलर्स होते हैं, जैसे हर किसी का होता है कि उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ पिलर्स होते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज जिनको कहते हैं हम लोग, वो होती है उसकी पिलर्स। तो सबसे पहला था इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या होता है कि एक डेटा को रैप अप कर लेते हैं एक कंटेनर में। अब वो कंटेनर क्या होता है, क्लास हो जाती है। तो जो क्लास हो जाती है वो एक कंटेनर हो जाता है। ठीक है? तो अब इसमें हम लोग कई सारे डेटा मेंबर्स को, डेटा मेंबर्स मतलब कोई फंक्शंस होंगे जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे, या कोई डेटा टाइप्स होंगे, यानी जो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स आपको बता दें कि नेम्ड कंटेनर्स होते हैं मेमोरी के, मतलब उसमें नेम्ड कंटेनर होते हैं, कंटेनर मेमोरी के, जहाँ पे कुछ डेटा स्टोर काम कर रहा होता है। डेटा मतलब जैसे हम लोगों ने दे दिया कि हमारी जो मेमोरी होती है वो एक इस टाइप से होती है, जो रैम होती है कंप्यूटर में जो होती है इस टाइप से। तो हमें यहाँ पे मान लीजिए ये वाली लोकेशन है, इसको देना है। अब हमने इसको नाम देना पड़ेगा, तो नेम क्या दे दिया, ए मान लिया, और इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी कि इसमें स्टोर क्या है। तो यहाँ पे मान लीजिए 10 स्टोर कर दिए। तो ये जो होगा कि इसमें जो डेटा है, जो इसका जो वेरिएबल्स है, वो एक इसको बाइंड अप कर लेता है कि इस एरिया में ही उसका एग्जिस्टेंस होगा। ठीक है? अब क्या होगा, डेटा हाइडिंग हो जाएगी। डेटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम डेटा, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि जो प्रोसेस अंदर चल रहा है, जैसे हम लोगों ने सम के लिए सम फाइंड करना है, तो ए प्लस बी, दो वेरिएबल है, ए प्लस बी परफॉर्म करना है। तो अब हमें ये नहीं पता है कि हमने इसके लिए इनपुट डाला कि ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू, अब कंप्यूटर से कैसे परफॉर्म करा। अब जैसे हम लोग बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में जाने की कोशिश करें, तो कंप्यूटर में कुछ मेमोरी स्लॉट्स होती है। तो मेमोरी स्लॉट्स में वो पहले डेटा स्टोर होता है, फिर वहां पे जो होता है सीपीयू उसको परफॉर्म करता है ऑपरेशन। तो अब हमें ये तो नहीं पता ना कि सीपीयू किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। तो उसी तरह प्रोग्रामिंग में भी होता है कि जो हम लोग प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, तो उसमें हमें पता नहीं होता है कि वो इंस्ट्रक्शंस इंटरनली कैसे डिजाइन करके परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो वो चीज हमारी आ जाती है डेटा हाइडिंग में। ओके? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस मीन्स, इनहेरिटेंस बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को हमारी इनहेरिट करना, यानी कि एक्वायर करना। जैसे अब हमने कहा कि ये एक प्रोग्राम में एक क्लास दी हुई है, इसमें ये क्लास है 10A है। अब हमने क्या किया, इस क्लास की प्रॉपर्टीज जो है दूसरी क्लास भी एक्वायर करेगा, क्लास 10
बी कैसे एक्वायर करेगा? सिलेबस सेम रहेगा, लोगों इसमें स्टूडेंट्स भी वैसे ही रहेंगे, सब कुछ अलग होगा। बस डिफरेंस क्या आ जाता है कि इसका जो कुछ कुछ फीचर्स अलग हो जाते हैं। जैसे इसको क्यों बनाया गया, इसके क्यों बनाया गया, क्योंकि इसकी टाइप अलग होनी थी, क्योंकि हो सकता है कि इस सेक्शन पे हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश का एग्जांपल ले रहे हैं, सॉरी, अगर हम लोग एग्जांपल ले लें कि इकोनॉमी है, जैसे इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है और इस जगह पे हम लोगों को पढ़ाया जा रहा है कंप्यूटर साइंस, तो इस तरह से कुछ फीचर्स, हल्के से फीचर डिफरेंस होता है, इस वजह से अलग होता है। लेकिन इनका कॉमन फीचर क्या है, इसमें जो कुछ कॉमन फीचर्स होंगे, जैसे कि उसका सब्जेक्ट, उसमें इंग्लिश पक्का ही पक्का रहनी होगी, हिंदी पक्का पक्का रहनी होगी, और इसके बाद आ जाएगा कि कुछ और सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे मैथ्स पक्का पक्का रहनी होगी, तो इस तरह से आ जाता है। और कुछ और फीचर्स भी हो जाते हैं जो हमें इसमें डिफ्रेंशिएट करने के, तो वो सारी चीजें एक जनरल टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, तो ये हमारी इनहेरिटेंस। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि मैनी फॉर्म्स होता है, सिमिलर। इसी का एग्जांपल लेते हैं क्लास ए और बी का, 10 ए और बी, तो इसका ये सिमिलर मतलब इसके मैनी फॉर्म्स है, क्लास 10 के मैनी फॉर्म्स आ रहे हैं। अब ये मैनी फॉर्म्स क्या होता है कि क्लास 10, जैसे मैंने बताया कि इसकी प्रॉपर्टीज है, इसकी ये, इसकी, अब इसमें क्या कुछ प्रॉपर्टीज इसने इनहेरिट की हुई है बी वाली की, इसमें कुछ सब्जेक्ट कॉमन है, तो इनहेरिटेंस के आगे। लेकिन अगर ये चीज जो होगी, हमारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमारे इसमें कुछ जो, जैसे इसने कहा कि ये फीचर अलग है, हमारा ये अलग है और ये फीचर कॉमन है। अब ये दोनों फीचर्स हमारे जो इसमें है वो अलग हैं। कैसे अलग हैं, देखिए मैं आपको अलग कलर से बता। जैसे ये हमने इसमें पढ़ाया जाता है कंप्यूटर और इसमें पढ़ाया जाता है इकोनॉमी, तो ये दोनों फीचर्स अलग हैं। तो ये हो जाता है कि हमने इसको इसीलिए कैटेगराइज कर दिया कि ये कंप्यूटर के लिए है, इकोनॉमी के लिए। तो ये इसके क्लास 10 तो है जिसमें सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके मैनी फॉर्म्स हो चुके हैं, यानी उसमें बंटवारा हो चुका है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो अब ये आगे और अच्छे से एक्सप्लेन होगा आगे आने वाली वीडियोस में, अभी सिर्फ ऊपर ऊपर से आप जान लीजिए। अब क्या होता है, अब कुछ जैसे अब प्रोग्राम हमने एक लिखा, तो अब प्रोग्राम में हमें एक बात आती है कि हम लोगों को स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या होती है कि लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम पार्ट्स that do common and or specialized things that save the programmer from needing to reinvent the wheel when writing software। मतलब आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे देखिए लाइब्रेरी का, अब हमारे पास देखिए, अब हमारे पास बुक है एक, हमें क्या कहते हैं, बुक लेन लाइब्रेरी है, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी, वहाँ पे कितने डिफरेंट टाइप्स की बुक्स हो जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए वहाँ 100 टाइप की बुक्स हैं, हमें 50 टाइप की बुक्स पढ़नी है। अब हमें चाहिए कि हम 4 दिन एक टाइप की बुक पढ़ रहे हैं, 4 दिन दूसरे टाइप की बुक पढ़ रहे हैं, इसी तरह 50 मतलब 200 दिन लगभग हम लोगों ने पढ़ा अलग अलग टाइप की बुक्स। तो हम क्या करेंगे कि अब हमें 4 दिन के बाद हमें मार्केट जाना पड़ेगा। ठीक है, अब लाइब्रेरी हमारे बिल्कुल घर के जस्ट बगल में है, अब मार्केट हमसे 2 किलोमीटर दूर है, तो हम क्या करेंगे, डेली हर बार जाएंगे मार्केट, लेके आएंगे लेके आए, तो हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी जाके उस बुक को पढ़ लेते हैं। अब इसमें एक फीचर और क्या मिलेगा कि अगर हम लोग 4 नहीं, अगर हम लोग एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ें, दूसरा दिन दूसरा, तो भी हमारा लाइब्रेरी में काम हो जाता है। एक बेसिक जनरल एग्जाम्पल। अब अगर प्रोग्राम की बात करें तो जनरल लाइब्रेरीज मतलब होती है कि हमारे कुछ फीचर्स उसमें पहले से रहते हैं, जैसे इनपुट लेने का फीचर्स हो जाता है, आउटपुट लेने का फीचर्स हो जाता है। अब आगे हमारे आएंगे डेटा स्ट्रक्चर्स, मतलब जो हमारा डेटा है उसको एक स्ट्रक्चरल वे देंगे कि वो हमारा कुछ टास्क एग्जीक्यूट कर सके। उसके जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उसको भी कंटेन कर रहे होंगे, जो हमारी STL यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में आएगा। तो अब देखिए, जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं उसके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। जो एक कोर लैंग्वेज होता है, यानी जो उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स होती है, जो हमारी मेन जनरल अगर नॉर्मल प्रोग्राम लिखें तो उसमें वेरिएबल्स हो जाते हैं, डेटा टाइप्स हो जाता है और कुछ लिटरल्स यानी उसके नेम्स हो जाते हैं, तो वो हमारे एक कोर लैंग्वेज में आ जाता है। अब क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी आती है जिसमें मैनिपुलेशन, फाइल मैनिपुलेशन से आते हैं, स्ट्रिंग से आते हैं, मतलब कि हमें एक स्ट्रिंग दे दिया तो अब उसमें हमें ऑपरेशंस परफॉर्म करना है कि स्ट्रिंग की लेंथ निकालना है। स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालेंगे, वो उसका फंक्शन अलग होगा। इनपुट कैसे लेना है, तो जैसे सी इन का इनपुट लेते हैं, सी आउट से हमारा आउटपुट देते हैं, C++ में ये चीज होता है। इसी तरह जावा में भी अलग अलग होता है। तो सारी लैंग्वेजेस अलग होती हैं, सारी लैंग्वेजेस में जो होते हैं सिंटैक्स होते हैं बेसिकली वो सारे। तो अब स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी की बात करते हैं, तो हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी होता क्या है? तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी मतलब कि एक रिच सेट ऑफ मेथड्स होता है, यानी कि जो, जैसे अब हमने डेटा तो ले लिया, जैसे हम लोगों ने डेटा ले लिया कि एक होता है कि इंटीजर टाइप में वैल्यू स्टोर करा, एक होता है फ्लोट टाइप में। अब हमें कुछ स्पेशल डेटा टाइप्स चाहिए कि हमारा ये इस तरह से
डेटा टाइप ही ऑपरेशन परफॉर्म करे। जैसे आपको अगर कुछ थोड़ी सी प्रोग्रामिंग नॉलेज होगी तो स्टैक के बारे में पता होगा या जनरल स्टैक का कॉन्सेप्ट पता होगा, तो अब हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, तो वो चीज़ हमें एक लाइब्रेरी में मिल सकती है, तो इसलिए वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी हो जाती है। अब हमें क्या आता है यहाँ पे समझ में कि जो हमारा होता है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। तो जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर को जानने से पहले हम लोग जानते हैं स्कोप क्या होता है। स्कोप क्या होता है कि एक एरिया जहां पर वो एक कोई भी एक पर्टिकुलर फंक्शन, एक पर्टिकुलर वेरिएबल वो हमारे टास्क एग्जीक्यूट कर रहा हो। कैसे? देखिए, जैसे अगर हमने एक वेरिएबल लिया, एक ये प्रोग्राम वन है, P1 है, और एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे P2 है, ठीक है। तो अब क्या है कि इसका स्कोप डिफाइन किया कि एक वेरिएबल ए है जिसमें 10 वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल ए है जिसकी 9 वैल्यू है, तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कि इसका स्कोप सिर्फ इसी प्रोग्राम P1 में है, इस P2 में नहीं है। जब तक हम उसको इनहेरिट ना करवा लें, वैसे इनहेरिटेंस के बाद वो अलग कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन एक अभी बेसिक लैंग्वेज की अगर कुछ नहीं है हमारे पास, सिंपली बस हम लोग कुछ नहीं है, सिर्फ अलग अलग, तो इसका स्कोप सिर्फ इतने में है, इसका स्कोप सिर्फ इतने में, तो स्कोप डिफाइन करता है एक स्कोप ऑपरेटर। तो वो होता है जो हमारी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में करली ब्रेसेस, ओपनिंग करली ब्रेसेस, यहाँ से स्कोप शुरू होता है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस जो हमारा स्कोप एंड होता है, ठीक है। तो ये स्कोप की बात आती है। अब क्या है, जो सबसे पहले जो जब हम लोग कोड लिखेंगे तो सबसे पहली लाइन होगी, वहां पे हम लोगों को लाइब्रेरीज इंक्लूड करती हैं। क्या करती हैं? लाइब्रेरीज। तो लाइब्रेरी को इंक्लूड करने का जो सिंटैक्स होता है, यानी जो रूल होता है, अब देखिए सिंटैक्स, सबसे पहले मैं सिंटैक्स बोल रहा हूँ, सिंटैक्स जान लीजिए क्या होता है। जैसे हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में जो होता है ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो रूल्स होते हैं उसी को ही हम लोग सिंटैक्स भी कहते हैं। तो वही सिंटैक्स यहाँ कंप्यूटर में भी आते हैं कि सिंटैक्स मतलब एक लिखने का तरीका कैसा होगा। जैसे हम लोग को लाइब्रेरी इंक्लूड करनी, तो वहाँ पे लिखना होगा हैश इंक्लूड, मीन्स हमें उसको इंक्लूड करना है जो चीज़ हमें आगे दिखा होगा। अब लाइब्रेरी इंक्लूड करना, तो यहाँ ऐसे एंगुलर ब्रैकेट्स आएंगे और यहाँ लाइब्रेरी का नाम हो जाएगा। जैसे हमें इनपुट आउटपुट के लिए यूज होता है IO स्ट्रीम, ठीक है। अब क्या आ जाएगा कि इसी के जस्ट नीचे एक हमारा आता है नेम स्पेस। तो नेम स्पेस क्या होता है पहले जान लेते हैं। नेम स्पेस होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड नेम्स और आइडेंटिफायर, फंक्शंस, क्लास, वेरिएबल्स which helps to separate these identifiers from similar identifiers in other namespaces or global namespaces. The identifiers of a C++ standard library are defined in the namespace called standard std, sorry. तो namespace का है related names और identifiers, ठीक है। तो जैसे अब हमारा कुछ आइडेंटिफिकेशन करना है, कि जैसे हमारा आइडेंटिफिकेशन हुआ कि सी इन कमांड आया, तो वो क्या इनपुट ले रहा होगा। अब जो सी आउट आ रहा होगा वो क्या कमांड लेगा, वो आउटपुट दे रहा होगा। अब ऐसा नहीं है, अब मान लीजिए किसी और स्टैंडर्ड टेम्पलेट, वो स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्या किसी और लाइब्रेरी में सी इन का मतलब हो सकता है किसी और तरीके से डिफाइन कर दिया गया हो, हमने कर दिया, हमने बना लिया। तो अब वो क्या करेगा, नेम स्पेस होता है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी दे देता है कि ये सिर्फ इनपुट आउटपुट के लिए है, तो वो STD यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी में आता है, नेम स्पेस STD लिखते हैं, ठीक है। तो वहां पे यूजिंग मतलब हम लोग जो नेम्स, जो स्टैंडर्ड, जो हमारी लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है उसका हमारा जो अंदर जो फंक्शन है सी इन है, उसको एक आइडेंटिफाई करके उसको यूज कर लेना है, तो हैश इंक्लूड उसका यूजिंग आता है, ठीक है। अब क्या आता है, अब हर एक प्रोग्राम में जो होता है मेन फंक्शन होता है, यानी मेन जिसको कहते हैं मुखिया। तो घर का मुखिया जैसे होता है, ठीक है। तो घर के मुखिया का क्या काम होता है कि हमें जो भी काम होता है हम घर के मुखिया से ही कर देते हैं, यानी हमारा जो हेड ऑफ द हाउस होता है। तो अब जैसे हमें कुछ जरूरत है, कुछ बड़ा करना है, जैसे हमें घर में एक एग्जाम्पल बाइक लेके आनी, तो हमने क्या किया कि गए, हमारे जो भी हैं फादर हो गया अगर हेड ऑफ हाउस, या फिर हमारे ग्रैंडफादर हो गए, या मदर हो गई, या अंकल हो गए, तो हमने उनसे परमिशन ली। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारा जो हेड ऑफ जो है वो हमें डायरेक्शन देते हैं कि देखो ऐसा है कि सबसे पहले बात तो जो हेड है उनका काम होगा कि वो हमें सबसे पहले जो फाइनेंशियली हेल्प करें। अगर हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन सुटेबल नहीं है कि हम खुद अपने हाथ से ले सकते, तो वो फाइनेंशियली हेल्प करेंगे। फिर वो क्या बोलेंगे, फिर वो हमें बोलेंगे कि शोरूम पे जाना है, फिर वो क्या बोलेंगे कि घर में लाए। फिर हमने क्या किया कि उसका जो भी हम लोग अपने धार्मिक तरीके से या कैसे भी हम लोग जो अपनी मान्यता के हिसाब से उसका जो पहले जो है कि उसको क्रियाकलाप करते हैं, कि पहले हमने किया कि उसकी पूजा की, फॉर एग्जाम्पल पूजा किया हमने। फिर उसके बाद हम लोग पूजा करने का मतलब है कि हम लोगों ने एक पूजा की कि हम लोगों ने घर में बाइक लाई है और फिर इस वजह से हम लोग एक पूजा कर रहे हैं, इस वजह तो फिर
उसके बाद क्या किया, हम उसको रोड पे राइड करने पे ले गए। तो ये एक हमारा घर पे जो मुखिया है वो हमें समझाएगा, अगर हमें वो चीज़, तो प्रोग्राम क्या होता है कि प्रोग्राम अनडायरेक्टेड होता है, तो उसको डायरेक्शन देनी पड़ती है। तो वो डायरेक्शन की स्टार्टिंग मेन फंक्शन से ही होती है। तो मेन फंक्शन का मेन काम होता है कि उसको सीक्वेंशियली अरेंज कर देना। तो जब सीक्वेंशियली अरेंज करेंगे तो वो हमारा फंक्शन जो है काम आता है, तो फिर हमारा प्रोग्राम काम आता जाएगा। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझिए, फिर अगली क्लास में हम लोग आगे का समझेंगे कि होता क्या है। तो पहले हम लोग थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल भी करते जाएंगे, और उसके बाद मैं आपको आगे आगे समझाता जाऊंगा कि कैसे एक प्रोग्राम लिखा जाता है, कैसे आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। तो प्लीज़ hit the like button, please share the video, subscribe the channel, and please support by sharing into different places and with your friends. Okay, thank you, bye bye, take care.